तो ओपन सर्किट टेस्ट में जो हमारे दोनों सर्किट होते हैं, फील्ड सर्किट और आर्मेचर सर्किट, तो आर्मेचर सर्किट को हम ओपन रखते हैं और फील्ड सर्किट में हम फील्ड करंट जो है वो वेरिएबल सप्लाई करते हैं, और वो वेरिएबल फील्ड करंट सप्लाई करने के लिए हम यहाँ एक रियोस्टेट इंसर्ट करते हैं। सबसे पहले फील्ड को हम सिंक्रोनस स्पीड पर, रेटेड स्पीड पर रोटेट करते हैं, और इनिशियली हम रियोस्टेट की मैक्सिमम वैल्यू को इंसर्ट करके रखते हैं सर्किट में, ताकि IF जो है वो 0 हो। तो शुरू में जब IF 0 रहता है और यहाँ पर कोई वर्किंग फ्लक्स अवेलेबल नहीं रहता, और यहाँ पर भी हम एक वोल्ट मीटर लगाकर रखते हैं ताकि हमें टर्मिनल वोल्टेज मेजर करने को मिल सके, ET टर्मिनल वोल्टेज। तो शुरू में जब हमने यहाँ पर कोई भी IF नहीं देकर रखा है, 0 IF फ्लो हो रहा है और 0 फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ है, तब भी यहाँ पर टर्मिनल पर हमें थोड़ा सा वोल्ट मीटर जो है वो थोड़ी सी छोटी सी रीडिंग देता है। वो इसलिए होता है कि ये ऑल्टरनेटर पहले जब भी वर्किंग में था तो इसके कोर में, मतलब रोटर कोर और स्टेटर कोर में थोड़ा सा फ्लक्स रेसिड्यूल रह गया था, जिसकी वजह से जैसे ही हमने इसको सिंक्रोनस स्पीड पे फील्ड वाइंडिंग को रोटेट करना शुरू किया है, रोटर को रोटेट करना शुरू किया, तो वो छोटा सा फ्लक्स इस आर्मेचर वाइंडिंग को कट करता है, जिसकी वजह से आर्मेचर वाइंडिंग के अक्रॉस छोटा सा EMF डेवलप हो जाता है। फिर हम क्या करते हैं, धीरे धीरे रियोस्टेट को कट करना शुरू करते हैं और IF को हम स्टेप्स में बढ़ाना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर फील्ड फ्लक्स, वर्किंग फ्लक्स धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। जैसे ही वर्किंग फ्लक्स धीरे धीरे बढ़ता है तो इसके अक्रॉस का इंड्यूस EMF भी बढ़ता चला जाता है, मतलब लाइन टू लाइन टर्मिनल वोल्टेज भी बढ़ता चला जाता है। लाइन टू लाइन टर्मिनल वोल्टेज ET जिसे मैं बोल रही हूँ, जिसे मैं वोल्ट मीटर V से मेजर कर रही हूँ, तो अगर मुझे पर फेज वाइंडिंग के अक्रॉस का वोल्टेज चाहिए तो स्टार कनेक्शन वाला मुझे फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा कि लाइन टू लाइन वोल्टेज डिवाइडेड बाय √3, मतलब पर फेज का वोल्टेज मिल जाएगा, तो EF की वैल्यू जो होगी वो ET डिवाइडेड बाय √3 हो जाएगी। इस तरीके से स्टेप्स में हम IF की वैल्यूज बढ़ाते हुए उसे नोट करते चलेंगे, और साथ में उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर टर्मिनल वोल्टेज जो डेवलप हो रहा है ET नोट करेंगे, और डिवाइडेड बाय √3 करके EF भी कैलकुलेट करके नोट करते चलेंगे। हमारे पास रीडिंग आ चुकी EF की और IF की, तो हम कर्व प्लॉट करेंगे, और हमारा कर्व नेचुरली छोटे से मैग्नीट्यूड ऑफ EF से स्टार्ट होगा, और यही वो रेसिड्यूल EMF इंड्यूस होता है जो प्रीवियस रेसिड्यूल फ्लक्स की वजह से एग्जिस्ट करता है जब हम ऑल्टरनेटर को स्टार्ट करते हैं उस वक्त। अब धीरे धीरे जैसे जैसे आपने IF बढ़ाते गए, धीरे धीरे आपका EF जो टर्मिनल वोल्टेज है वो भी बढ़ता चला गया, और आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगी शुरू में, क्योंकि EF इज प्रोपोर्शनल टू IF टिल सैचुरेशन डजंट अकर। पर एक स्टेज ऐसी आएगी कि IF का मैग्नीट्यूड आप बढ़ा भी देंगे तो EF में उतना रेट ऑफ इंक्रीमेंट वैसा नहीं होगा जो पहले हो रहा था, और ये इसलिए होता है सैचुरेशन की वजह से। तो सैचुरेशन की वजह से EF जो है वो उस रेट से नहीं बढ़ेगा जिस रेट से पहले बढ़ रहा था, और हमारा कर्व बेंड हो जाता है। तब तक हम IF बढ़ाएंगे जब तक कि टर्मिनल वोल्टेज, रेटेड टर्मिनल वोल्टेज से 25% तक ज्यादा तक EMF ना इंड्यूस हो जाए, मतलब हम थोड़ा ज्यादा तक EMF इंड्यूस होते हुए देख लें, मोर देन 25% ऑफ रेटेड वोल्टेज। अब माना कि ये रेटेड वोल्टेज आपका इतना है, तो यहाँ पर मैंने E रेटेड मार्क कर दिया है। इसके बाद हमें IF बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। हमारा इन वैल्यूज को जब हम प्लॉट कर लेते हैं EF वर्सेस IF को, तो हमारा ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ हो जाता है। अब शुरू का जो ये स्ट्रेट लाइन है, इसको अगर मैं एक्सटेंड कर देती हूँ तो ये मेरी एयर गैप लाइन होती है। तो यही तरीका है सिंक्रोनस जनरेटर का ओपन सर्किट टेस्ट परफॉर्म करने का, और उसकी वजह से हमें जो रीडिंग्स मिलती है उससे हम OCC कर्व प्लॉट करते हैं। और प्रैक्टिकली बेटा ये इस पर्टिकुलर छोटे से EMF से स्टार्ट होगा बिकॉज ऑफ रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, जो मैंने अभी आपको बताया था।